हेलो एंड वेलकम टू पाथ फाइंडर। तो दोस्तों, रिसेंटली आप अगर देखें तो डब्ल्यूएचओ ने यूएनईपी एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के साथ मिलके एक नए गाइडलाइंस इशू किए हैं। ये फ्रेश गाइडलाइंस का उद्देश्य है कि मनुष्यों तक जूनोटिक पैथोजेंस ट्रांसमिट ना हो। ये ट्रांसमिशन का जरिया अब तक क्या रहा है? मेजरली आप देखो तो जो फूड प्रोडक्शन एंड फूड मार्केटिंग सेंटर्स हैं, उनके थ्रू ये जूनोटिक पैथोजेंस अक्सर इंसानों में आ जाते हैं। तो अब डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइंस इशू किया है कि इनको कैसे रेगुलेट किया जाए सो दैट जूनोसिस पे लगाम पाई जाई जा सके। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि सर जूनोसिस है क्या, नंबर 1। नंबर 2, डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस क्या हैं। नंबर 3, आज के वक्त में जूनोसिस पर काबू पाना कितना जरूरी है, यह भी आप जानना चाहेंगे। एंड फाइनली चौथा, इंडिया कितनी रेडी है और इंडिया क्या कर रही है जूनोसिस के लिए, और इंडिया में कितनी ज़्यादा चैलेंजेस हो सकती हैं तो जूनोसिस को कंट्रोल करने में। तो इन सब को आज हम कवर करने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंसिव बिग पिक्चर आपको मिलने वाला है जूनोसिस का। एंड डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस जो कि जस्ट अभी इशू हुई हैं, करंट में है, वो तो आपको कवर हो ही जाएगा। तो आइए बिना वक्त वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड आप मुझे मेरी अनअकैडमी की इस प्रोफाइल पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो फॉलो करने से मेरे द्वारा बनाई गई सारी फ्री स्पेशल क्लासेस आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखते हैं जूनोसिस है क्या। जूनोसिस दोस्तों एक वैसी बीमारी है जो कि मनुष्यों में जानवरों से आती हो। तो ये बीमारी अक्सर जानवरों में पाई जाए पर मनुष्यों में जब हो तो इस प्रकार की बीमारी को क्या कहेंगे? जूनोसिस। और ये जो पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, जो कि अब तक जानवरों को बीमार करते थे पर अब मनुष्यों को बीमार करने लगे, तो ऐसे पैथोजेंस को क्या कहेंगे? जूनोटिक पैथोजेंस। तो दोस्तों याद रखिएगा, जूनोटिक पैथोजेंस इंसानों में कई माध्यम से आ सकते हैं। वो एयरबॉर्न हो सकते हैं, यानी कि सेम जानवर वहीं पे रह रहा हो तो सेम हवा से हो सकता है, वेक्टर बॉर्न, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फूड बॉर्न, अलग अलग तरीके से इंसानों में वो आ सकते हैं। तो उसको भी हम फिर फोकस करेंगे। पहले देख लीजिए कुछ बीमारी आज के टाइम में जो काफी कॉमन है, आपको मालूम ही है, चमगादड़। चमगादड़ों में कुछ प्रकार के वायरस पाए जाते हैं जिनको क्या कहते थे? कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस अलग अलग रूप के अलग अलग वक्त में रहे हैं। तो सबसे पहले उस चमगादड़ से एक सिवेट को उसने इन्फेक्ट किया था 2002 में, जब सार्स कोव फैली थी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पहली बार फैली थी। तो वो क्या थी? वो एक जूनोटिक डिजीज थी। वैसे ही देखिए, आज से 3-4 साल पहले सेम चमगादड़ से ऊंट में कोरोना वायरस की बीमारी फैली थी और फिर ऊंटों से इंसान में जब ये बीमारी फैली तो इसका क्या नाम पड़ा? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फिर वापस आज के टाइम में जिसको हम कोविड कहते हैं, सार्स कोव 2, इसको चमगादड़ से शुरू हुआ है पर बीच में इंटरमीडियरी ऑर्गेनिज्म क्या रहा है, इंटरमीडियरी एनिमल क्या रहा है, अभी भी राज है। पर यह भी क्या है? ये भी एक जूनोटिक डिजीज है। वैसे ही रेबीज अगर आप देखें तो अगेन वो भी चमगादड़ों में होता है। प्राइमरीली चमगादड़ों से फॉक्स में हो सकता है, फॉक्स से कुत्ते, बिल्ली, अलग अलग प्रकार के मैमल्स में होता है, मोस्टली कैनिन्स में होता है। तो इंसानों को अगर ये ऐसे रेबिड कुत्ते काटे तो सेम रेबीज की इंफेक्शन इंसान में भी हो सकती है। तो ये सब बीमारी क्या है? जूनोटिक डिजीज है। तो आई होप जूनोसिस क्या है, जूनोटिक डिजीज क्या है, आप समझ चुके हैं। तो जूनोसिस वैसी बीमारी है जो मुख्यतः जानवरों में होती है पर आज के बदलते हुए युग में वो इंसानों में आने लग गई है। चलिए, तो जूनोटिक डिजीजेस अलग अलग तरीके से इंसानों तक आ सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि वाटर बॉर्न हो। आपके आसपास जो पशु हैं वो वही पानी का सेवन कर रहे हैं, आप भी वही पानी का सेवन कर रहे हैं, तो हो सकता है पानी से, सेम तालाब है उसी में पशु भी नहा रहे हैं, आप भी उसी में जाके वही पानी कंज्यूम कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो हो सकता है आपको भी वो पशु वाली बीमारी हो जाए, उसके पैथोजेंस आप तक पहुंच जाएं। वैसे ही हो सकता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू एनिमल्स। आपके घर में कुत्ता है या बिल्ली है और कुत्ते या बिल्ली को रेबीज हो गया है और कभी उसने आपको काट लिया, तो हो सकता है आपको भी प्रॉक्सिमिटी के थ्रू हो सकती है वही बीमारी आ जाए। फूड बॉर्न हो सकता है। फूड बॉर्न जैसे कि आपने सुना होगा बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा। वैसे तो पंछियों में होती है पर यदि आप वो पक्षी को खा लें और उसको अच्छे से कुक ना करें, 70 डिग्री से कम टेम्परेचर पे पकाएं, तो हो सकता है वो बीमारी आपको भी इन्फेक्ट कर दे। तो फूड बॉर्न भी हो सकती है। वैसे ही वेक्टर बॉर्न भी हो सकती है, जैसे जापानीज एंसेफ्लाइटिस। तो जापानीज एंसेफ्लाइटिस आप देखें तो मच्छरों से इंसानों में
होती है। तो मच्छर क्या रोल प्ले करता है, तो वेक्टर का रोल प्ले करता है, वो जानवरों से इंसान तक उसको लेके कैरी करता है। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज भी हो सकती है। तो जूनोटिक डिजीजेस अलग अलग प्रकार से स्प्रेड करते हैं। तो कंसर्न क्या है, क्या कारण है आज के टाइम में, चिंता की बात क्यों है ये? तो दोस्तों ये चिंताजनक विषय इसीलिए है क्योंकि WHO ने ऐसा एस्टिमेट किया है कि जो नई इंफेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड हो रही हैं, उनमें से 70% से भी ज्यादा इंफेक्शंस वाइल्ड एनिमल्स उनके सोर्स हैं, यानी वो जूनोटिक डिजीजेस हैं। तो और कैसे वो जूनोटिक डिजीजेस जो स्प्रेड हो रहे हैं उनका सोर्स क्या है? जंगली जानवर हैं, नॉट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। फोकस कीजिएगा जंगली जानवर पर। और ये इंसानों को इन्फेक्ट कर रहे हैं, और मेजरली ये जो वायरसेस हैं ये नोवेल वायरसेस हैं, जिसका मतलब क्या हुआ, ये नए प्रकार के वायरसेस देखने में मिल रहे हैं। अब तक ये वायरसेस इंसानों को इन्फेक्ट नहीं कर रहे थे, पर अब ये पहली बार इंसानों में आने लगे हैं। तो क्या कहेंगे, नया प्रकार का वो कोई वायरस है, नोवेल वायरस है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ऐसे वाइल्ड एनिमल से इंसानों में हुई बीमारियों की अगर बात करें तो आप देखें इबोला, आपको याद होगा अफ्रीका पिछले 2 साल पहले इसी से काफी बुरे तरीके इस बीमारी से ग्रसित थी, स्पेशली वेस्टर्न अफ्रीका। तो आप देखें तो इबोला प्राइमरीली फ्रूट बैट्स में होती है, ये वायरस पाए जाते थे, और वो फ्रूट बैट्स एंड सेकेंडरी होस्ट इनके गोरिल्लाज हुआ करते थे। फिर ये फ्रूट बैट एंड गोरिल्लाज किसी तरीके से इंसान के करीब आए और क्लोज कांटेक्ट में आए, और वो जो बॉडीली फ्लूइड थे, फिर वो चाहे ब्लड हो या कोई सेक्रीशन हो, जो कि एक्सचेंज हो गया इंसान में, और सेम वायरस इंसानों में आ गई। और फिर इंसान जैसे घूमता गया, बॉडीली फ्लूइड्स एक्सचेंज हुई ब्लड के थ्रू या म्यूकस के थ्रू या अदर बॉडीली फ्लूइड्स के थ्रू, बाकी इंसानों में भी ट्रांसमिशन इसकी होने लगी। वैसे ही आप देखो नीपा वायरस, पिछले साल एक बहुत अच्छी मूवी भी आई है, केरला में नीपा वायरस का कहर था, एंड अमेज़न प्राइम में है, मूवी देखिएगा कभी। तो नीपा वायरस आप अगर देखें तो चमगादड़ इनके होस्ट हुआ करते थे। चमगादड़ ने एक इन्फेक्टेड फल खाया था, और वो फल जब इंसान ने उसको खाया तो इंसानों में भी सेम वायरस उस झूठा फल खाने से इंसान में चमगादड़ से ट्रांसमिट हुई। लाइकवाइज पिग के माध्यम से भी इन्फेक्टेड बैट से फल में गया, इन्फेक्टेड फल को पिग ने खाया, और पिग से इंसान में गया। तो ये भी क्या है, कुछ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड चमगादड़ों से फैली हुई बीमारियां हैं। वैसे ही लासा फीवर भी है, अफ्रीका में आप देखें तो चूहों से फैलती है। चूहों के यूरिन एंड फीसेस के थ्रू, कंटामिनेटेड फीसेस एक्सक्रीटा के थ्रू इंसानों में फैलती है। तो वाइल्ड एनिमल्स अगर आप देखें, अगर बिग पिक्चर देखें, तो बहुत सारी बीमारियां इंसानों को दे सकते हैं। तो देखिए, अब तक इंसान के इर्द गिर्द डोमेस्टिक एनिमल रहते थे। डोमेस्टिक एनिमल, फिर वो चाहे कुत्ते हों, फिर वो चाहे पशु हों, गाय हो, बैल हो, तो ये कई साल से, कई जनरेशन से इंसान के साथ बिल्कुल करीब रह रहे हैं। तो इस वजह से उनके जो वायरस हैं, उनको जो इन्फेक्ट करने वाले वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, या जो भी पैथोजन हैं, इतने सालों के साथ रहते रहते इंसान को भी अगर इन्फेक्ट करते हैं तो इंसान ने भी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। लेकिन ये वाइल्ड एनिमल्स के अगेंस्ट, इनको जो पैथोजेंस, इनको जो बीमार करते हैं, उन पैथोजेंस के विरुद्ध इंसानों ने अब तक इम्यूनिटी डेवलप नहीं की है। तो इसीलिए ये वाइल्ड एनिमल्स से जो बीमारियां हो रही हैं, उनके खिलाफ इंसानों में संक्रमण हो सकते हैं, और ये संक्रमण का इस वक्त हो सकता है इंसान उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप ना कर पाए। तो आप देख सकते हैं, जैसे चिंपैंजी है तो उससे इंसान में इबोला वायरस होता है, वैसे ही रैट से हैंटा वायरस बहुत फैला था, लेप्टोस्पाइरोसिस होती है रैट से। फिर आप देखें तो रैट से प्लेग होता है, वैम्पायर बैट्स है तो उससे रेबीज होती है, नीपा होता है फ्रूट बैट्स के थ्रू। फिर आप देखें तो माइग्रेटरी बर्ड्स एवियन इन्फ्लुएंजा लाते हैं। सांप की बात करें तो स्नेक ई कोलाई लाते हैं। पिग से नीपा वायरस होता है, मंकी से मंकी पॉक्स हो सकता है। सिवेट्स से आप देख सकते हैं, ये जो सिवेट्स हैं इनसे सार्स हुआ है। वैसे ही कई वेक्टर्स हैं, एडीज मॉस्किटो वेक्टर का रोल प्ले करते हैं। टिक्स कुछ वो इंटरमीडिएट रोल वेक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं जो इंसान तक लेके आ रहे हैं। तो ऐसे कई बीमारियां हैं जो जानवरों से, जंगली जानवरों से इंसान में हो सकती है। तो देखिए, जब तक जंगली जानवर जंगल तक सीमित था तब तक दिक्कत नहीं थी, पर अब क्या हो रहा है, आप तेजी से जंगल काट रहे हो। जंगली जानवर और इंसान का जो दूरी बनी थी, जो आइसोलेशन था, अब वो खत्म होता जा रहा है। जंगल
और इंसान दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, तो इस वजह से ये जानवर भी काफी करीब आते जा रहे हैं। और उसमें दिक्कत तब हो जाती है जब आपके फूड हैबिट्स बिगड़ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, कई देशों में साउथ ईस्ट एशिया वहां पे क्या है, वहां पे जो फूड मार्केट्स हैं वो लाइव वाइल्ड एनिमल्स को लेके आते हैं। वहां पे ऐसी मान्यता है कि यदि जानवर जीवित है और उसको सामने काटा जाए तो न्यूट्रिशियस होगा। तो जंगली जानवर खाने की प्रथा भी है, चूहे भी खाए जाते हैं और साथ साथ सीवेट से लेके चमगादड़ भी खाए जाते हैं। तो अलग अलग चाइनीज मेडिसिन में अलग अलग उपयोग है, इस जानवर का ये पार्ट खा लो तो ये अच्छा हो जाएगा, कुछ मजबूत हो जाएगी, आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चाइनीज मेडिसिन में इलाज है जंगली जानवर का, अलग अलग ऑर्गन खाया जाता है। और जिंदा खाओ तो सच में तब जाके फायदा है, उनकी ऐसी मान्यता है। तो क्या किया जाता है चाइना में, ऐसे कई वेट मार्केट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ सब्जी मंडी होती है, तो कुछ वैसे ही वेट मार्केट्स हैं वहां पे, जहां पे जिंदा जंगली जानवरों को लाया जाता है और उनको बाकी जानवरों के साथ ही रखते हैं और वहीं पर काट के जो भी जिसको चाहिए उसको पहुंचाया जाता है। तो अब दिक्कत क्या है, ये एक बहुत ही पोटेंशियल रिस्की साइट है, ये लोकेशन बहुत रिस्क से भरा हुआ है, क्योंकि जब ये जानवर जीवित है और ये फूड मार्केट है तो आसपास इर्द गिर्द और भी काफी एनिमल है। पिग्स भी हो सकते हैं, डोमेस्टिकेटेड पिग्स सालों से आदम काल से कंज्यूम किए जा रहे हैं, तो आसपास में पिग्स हो सकते हैं। वहीं पे जंगली जानवर में वहां पे आप देखोगे तो वो लोग सिवेट भी रखे हैं, वो लोग चमगादड़ भी रखे हैं, वो लोग चूहे भी रखे हैं। तो हर प्रकार के मैमल्स काफी इर्द गिर्द दिख रहे हैं। तो जो वायरसेस हैं वो हॉरिजॉन्टली इजीली एक जानवर से दूसरे जानवर में स्प्रेड कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि सीवेट से वो हॉरिजॉन्टली बैट से सीवेट में आ जाए, सीवेट से पिग में जाए, और पिग को जब इंसान खाए तो इस प्रकार से इंसान में चला जाए। तो ये हुआ हॉरिजॉन्टली, एंड फिर आप अगर इस प्रकार से वो ट्रांसफर हो सकता है, एंड फिर इस दौरान वो क्या हो सकता है, कंटिन्यूअसली बॉडी से बॉडी, जब वो जानवर से जानवर बदलता जा रहा है इस रूप में, वो होस्ट बदलने के साथ साथ अपना रूप भी बदलता जा रहा हो, और साथ साथ कुछ एम्प्लीफिकेशन भी, कोई पर्टिकुलर जीनोम सीक्वेंस हो सकता है वो बदलती जा रही हो एंड इंसान को इन्फेक्ट करने के करीब आता जा रहा हो सकता है इस दौरान वो ऐसा हो जाए कि इंसान को बहुत इजीली इन्फेक्ट भी कर दे। तो इस प्रकार से ये जो साइट्स हैं ये आइडियल ग्राउंड्स हैं जहां पे ये वायरसेस होस्ट बदल सकते हैं, एम्प्लीफाई हो सकते हैं और ह्यूमंस को भी अपना होस्ट बना के उसे इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों तो बहुत जरूरी है कि हमें इन लोकेशंस को, इन फूड मार्केट्स पर लगाम लगाई जाए। तो WHO ने सबसे पहले अपने गाइडलाइंस में कंट्रीज को इसी बारे में चेतावनी दी है। चेतावनी क्या देगी, रादर सजेशन दिया है कि आप ऐसा कीजिए, तो गाइडलाइंस इशू कर दिए। तो आइए अब ये गाइडलाइंस को समझते हैं, तो आपको शायद याद रहेगी क्योंकि अब आप समझ चुके हैं ये गाइडलाइंस के पीछे की कहानी क्या है। तो सबसे पहले तो जितने भी लाइव कॉट वाइल्ड एनिमल्स, स्पेशली मैमल, उनको जो दुकान में लाया जाता है, फिर वो चाहे फूड पर्पस के लिए हो या फिर ब्रीडिंग पर्पस के लिए हो। ब्रीडिंग पर्पस यानी क्या हुआ, कुछ जानवर होते हैं उनकी वैल्यू बहुत अच्छी मानी जाती है, आपका स्टेटस बहुत हाई हो जाएगा यदि आप उसको घर पे रखो। कुछ जानवर ऐसे हैं, अगर तो WHO गाइडलाइंस कहती है इन जानवरों को ट्रेड ना तो खाने के लिए ना ही ब्रीडिंग के लिए किया जाए। यदि ऐसे मार्केट्स हैं तो कंट्री का दायित्व है कि वो उसे शट डाउन करें, ऐसे फूड मार्केट्स को जो इनको बेच रहे हैं। सबसे पहले तो लाइव कॉट वाइल्ड एनिमल्स, स्पेशली मैमल्स, उनका ट्रेड ना हो, उनको शट डाउन करें उन मार्केट्स को। नंबर 2 पर इंसान तो क्या है, भूखा है, वो कुछ भी करेगा, अगर उसकी भूख है वो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो सेकेंड गाइडलाइंस में यही कहा है, यदि वाइल्ड एनिमल्स को इंटेंड किया जा रहा है मार्केट में लाना ही है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो क्या करोगे, तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यदि लाना ही लाना है तो आप क्या करो, तो सबसे पहले ये तब लाओ जब आपकी एक वेल स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी हो। वेल स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी बनाओ, और वो पॉलिसी कैसे बनाओगे, तो वो पॉलिसी बनाने के लिए आपके पास थॉरो एविडेंस बेस्ड रिस्क असेसमेंट आपने किया हो। यानी क्या करो आप वो पॉलिसी तब बनाओ जब आपने प्रॉपर रिसर्च किया हो,
एंड आपके पास वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च हो कि इस जानवर को यदि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लाएं तो क्या क्या पॉसिबल वायरसेस, क्या क्या पॉसिबल बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस हो सकते हैं जो इंसान तक आ सकते हैं। उसके बाद यदि लगे कि ये जानवर सेफ है तो उसको इंट्रोड्यूस करो। तीसरा, फूड इंस्पेक्टर्स, तीसरा पिलर है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस में तीसरा कहा गया है जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं वो क्या करें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए सो दैट वो ऐसे बिजनेसेस जो कि वाइल्ड एनिमल्स का ट्रेड कर रहे हैं फूड पर्पस के लिए, ब्रीडिंग के लिए, उस पर लगाम लगा सकें, तो कंप्लाई करवा सकें इन पॉलिसीज जो कि सरकार बनाएगी, नंबर 1। एंड नंबर 2, फूड इंस्पेक्टर्स को भी अकाउंटेबल ठहराया जाए। यदि फूड इंस्पेक्टर्स भी अकाउंटेबल हो, यदि अगर इन गाइडलाइंस की कहीं पर अवमानना हो। फिर अगर आप देखें तो एनिमल हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम स्पेशली जूनोटिक पैथोजेंस को लेके उनको स्ट्रेंथन किया जाए। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो जानवरों में बीमारियां फैल रही हैं, एनिमल हेल्थ में जो पैथोजेंस जो स्प्रेड हो रहे हैं उनको सर्वेलेंस किया जाए कि किसी जानवर में यदि जूनोटिक वायरस फैल रहा है तो तुरंत अलार्म रेज किया जाए और उसको टाइमली एड्रेस किया जाए। एंड फाइनली आप अगर देखें तो डब्ल्यूएचओ कहती है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं फूड मार्केट के, फिर वो चाहे मार्केट में जो स्टॉल ओनर्स हो, जहां पे जो दुकान में बेच रहे हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उन सबको अवेयरनेस दी जाए कि क्या नुकसान हो सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स के जूनोटिक डिजीजेस से। उन सबको अवेयरनेस हो कि क्या प्रॉपर क्या हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है यदि आप फूड से, अगर यदि आप जानवरों के साथ डील कर रहे हैं तो ये सारी उनको भी एक इंपॉर्टेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्या करें, उनमें अवेयरनेस लाएं। तो अब बात होगी भारत की। तो भारत अगर आप देखें तो टॉप जियोग्राफिकल हॉटस्पॉट है जब बात होती है जूनोटिक डिजीज की। तो जूनोटिक डिजीज भारत में एक मेजर हेल्थ कंसर्न है। कई बीमारियां होती हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां मैंने रेड से हाईलाइट की हैं। तो रेबीज, ब्रूसेलोसिस, जापानीज एंसेफेलाइटिस, काला आजार, वाइसरल लेशमानियासिस जिसको काला आजार कहते हैं, लेप्टोस्पाइरोसिस, नीपा वायरस, क्यासनसुर फॉरेस्ट डिजीज रिसेंटली बंदरों में फैली थी और बंदर से इंसान में, कर्नाटका में। तो ये सारी बीमारियां हैं जो कि काफी मेजर जूनोटिक डिजीजेज हैं जो इंडिया में स्प्रेड हो रही हैं। तो देखिए भारत के लिए चैलेंज क्यों है जूनोटिक डिजीजेज से निपट पाना, तो काफी चैलेंजिंग है और भारत के लिए हमें वो समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखें तो भारत में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है एंड हमारे पॉपुलेशन में आप अगर देखें तो हम मान्यता है कि पशु भी है तो उसमें भी आत्मा है। तो पशु और इंसान में दूरी नहीं है ज्यादा एंड हमारा कल्चर भी काफी ज्यादा पशु प्रेम को भी प्रमोट करता ही है साथ साथ। तो जाहिर सी बात है चाइना वाली दिक्कत तो नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन पॉवर्टी भी है। तो इस वजह से हमारे यहाँ लोग काफी ज्यादा पशुओं पे आश्रित होते हैं, पशुपालन पर आश्रित होते हैं अपनी जीवन यापन के लिए। तो इस वजह से आप यदि देखें तो, और अगर आप गरीब भी हैं तो हो सकता है, और साथ में कल्चरल प्रैक्टिस भी है जिसमें हम पशुओं को काफी प्रेम भावना भी करते हैं। तो कई बार जो प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए वो हम फॉलो नहीं करते। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अब जो भी है एंड ऑफ द डे कोई जानवर है तो वो अगर एक्सक्रीट कर रहा है तो काफी पैथोजन शेड भी करता है एक्सक्रीशन के दौरान, पेट से प्रोसेस होके इंटेस्टाइन से वो शेड हो रही है। तो अब यदि उसको आप साफ कर रहे हो तो साफ करने के बाद उस एक्सक्रीटा को आपको प्रॉपर हाथ वगैरह धोनी चाहिए, पर हो सकता है हमारे यहाँ नहीं धोया जाता है, तो वो भी एक थोड़ा सा विषय इशू है जिससे जानवरों में बीमारियां हो सकती है इंसानों तक आ जाए। साथ साथ आप देखें तो लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है इस हाइजीन को कैसे फॉलो करना है, क्या हाइजीन रूटीन आपको फॉलो करनी है। और उसके बाद बीमारियां, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की अलग ही दिक्कत है देश में। कई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाली बीमारियां, सुपर बग्स जिनको कहते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया वायरस हैं जिनके खिलाफ अब तक हमारे पास दवाई नहीं है। तो ऐसे काफी सुपर बग्स हैं और ये सुपर बग्स वाले जो बैक्टीरिया हैं यदि ये जानवरों के साथ, जानवरों के थ्रू इंसानों तक आने लग जाएं तो काफी और बीमारी बढ़ा सकते हैं। लाइकवाइज हमारे यहाँ प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स नहीं हैं जानवरों को लेके। आज भी आप देखोगे तो काफी ज्यादा ब्रुसेलोसिस फैल रही है
फुट एंड माउथ डिजीज फैल रही है। तो इन सब के लिए हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स भी लाने चाहिए। तो अब क्या कर रही है भारत? तो बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं इंडिया में, तो मैंने एक साथ समराइज कर दिया है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल आप यदि देखें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर रही है। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वायरल हेपेटाइटिस सर्वेलेंस प्रोग्राम। वैसे ही आप देखोगे इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन करवा रही है जूनोटिक डिजीज के लिए, कंट्रोल ऑफ जूनोटिक डिजीज के लिए। रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लेप्टोस्पाइरोसिस चल रहा है। वैसे ही सेंट्रल स्कीम है वैक्सीनेशन अगेंस्ट फुट एंड माउथ डिजीज, एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रुसेलोसिस। रिसेंट स्कीम है 2019 में आया है। तो ये भी कैटल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। तो अगेन इस पे अगर मैं जाऊंगा तो ये लेक्चर ये अपने आप में एक 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, एक स्कीम। तो ये स्कीम क्या करना है, आपको खुद से तैयार करना है, इनके बारे में देखना है। एंड एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको किस तरफ मूव करना है। आने वाले दिनों में आपको वन हेल्थ की तरफ मूव करना है। तो वन हेल्थ क्या है? तो वन हेल्थ एक पॉलिसी है जो कहती है कि मनुष्य, एनवायरमेंट और पशु तीनों एक दूसरे से अलग नहीं है। तीनों के तीनों आप अगर देखो तो ह्यूमन हेल्थ निर्भर करती है उसके एनवायरमेंट के हेल्थ पर, एनवायरमेंट की हेल्थ निर्भर करती है एनिमल हेल्थ पर। तो तीनों के तीनों मिलके ह्यूमन हेल्थ को इंपैक्ट कर रहे हैं। तो आपको सच में यदि जैसे कोविड की बात करें तो कोविड इसलिए हुआ क्योंकि वो वायरस जानवरों में था, और जानवर में का जो वायरस था वो इंसान तक उसके एनवायरमेंट से ही घूम के आया। तो हमारी जो हेल्थ पॉलिसी होनी चाहिए वो इन तीनों पिलर्स को ध्यान में रख के बननी चाहिए। तो अगर आपको लगता है वन हेल्थ पे भी एक वीडियो डेडिकेट करनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपने कहा है अर्बन हीट आइलैंड पे वीडियो बनाने के लिए, तो उस पर ज़रूर वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो आज का क्लास पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी, दोनों एस्पेक्ट से आपको याद रखना ज़रूरी है। सवाल आना काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, इस टॉपिक पे सवाल आएगी आने वाले साल 2 साल में प्रीलिम्स में या फिर मेंस में। तो अनअकैडमी पर जब भी आए तो यूज द कोड KC10 क्योंकि इससे सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी एंड बेस्ट नोट्स मिलेंगे। एंड साथ साथ जो मेरी गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करेगी। तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मिल सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आपको सारे PDF अवेलेबल हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं तो पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज चल रही है मंडे टू सैटरडे, आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स कवर किया जा रहा है। तो KC10 कोड से इसे अनलॉक करें। साथ साथ अनअकैडमी में आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, तो इसका पार्ट जरूर बने। यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। अल्टीमेट सरप्राइज भी 20 बुक्स जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है यदि आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लें, तो ये अप्रैल 28 तक रन किया जा रहा है। एंड मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी है जो कि आप देखें तो यदि आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन लें तो वो वैलिड रहेगी। इस वक्त यदि आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन लें 28 अप्रैल के पहले तक तो आपकी सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगी टिल प्रीलिम्स 2022। 2 साल की सब्सक्रिप्शन ले तो ये इसकी वैलिडिटी रहेगी टिल प्रीलिम्स 2023। इसके सिवा दोस्तों सब्सक्रिप्शन आइकनिक और प्लस दोनों फीचर्स दोनों वेरिएंट में अवेलेबल होती है। एंड जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसकी कॉस्ट है 2 साल की 64,800 आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। आइकनिक की कॉस्ट है 2 साल की 1,04,175 रुपये आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। तो दोस्तों इस सब्सक्रिप्शन से जब आप KC10 कोड से प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं 1 साल या उससे अधिक ड्यूरेशन की, तो आपको मेरी मेंटरशिप मिलती है जो कि मेरी तरफ से एडिशनल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके सिवा दोस्तों ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के भी पैकेजेस अवेलेबल हैं एंड साथ साथ ऑप्शनल एंड GS के कॉम्बो पैकेजेस भी अवेलेबल हैं। तो इनकी कॉस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है। KC10 कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा एंड साथ साथ मेरी मेंटरशिप तो मिलेगी ही। इसके सिवा दोस्तों UPSC ड्रीम यदि आपकी है तो इसके लिए पैसा बाधा ना हो तो इसके लिए अनअकैडमी आपके लिए लोन भी प्रोवाइड करवा रही है जिसकी 0 प्रोसेसिंग फीस है, 0% इंटरेस्ट रेट्स हैं, 2 घंटे में अप्रूवल होगी, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, मिनिमल पेपर वर्क है एंड फ्लेक्सिबल टेन्योर्स आपको दिए जाएंगे। तो KC10 से बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, इसका पार्ट बने एंड नए बैचेस 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, तो इसका पार्ट ज़रूर बने। तो अनअकैडमी यदि लेने का सोच रहे हैं तो यही वक्त सही है। तो आप देख सकते हैं अनिरुद्ध सर भी हैं, इनका भी नए NCERT बैचेस UPSC CSE प्रीलिम्स के लिए आ रही है, ज़रूर पार्ट बने। अनअकैडमी लेने का सोच रहे हैं तो नाउ इज़ द टाइम एंड यूज़ द कोड KC10। तो इंडिया की बेस्ट एंड बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी कॉम्बैट, हर संडे होती है, तो इसका हिस्सा ज़रूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।